नमस्ते। स्टार्ट करेंगे 6th चैप्टर चरक संहिता का अथ षष्ठो अध्याय अथातस तस्यासिति अध्यायम व्याख्यास्यामः। इतिहासमा भगवान आत्रेय। तो मात्रासिति अध्याय का वर्णन करने के पश्चात अब तस्यासिति नामक अध्याय की व्याख्या करेंगे, ऐसा भगवान आत्रेय ने कहा था। तो तस्यासिताद्याद आहाराद बलम वर्णश्च वर्धते यस ऋतुसात्म्यम विदितम चेष्टाहार व्यय पाश्रयम। तो तस्यासिति अध्याय की प्रस्तावना में क्या क्या है? जो मनुष्य ऋतु सात में किस ऋतु में कौन सा आहार विहार अनुकूल होता है, कौन सा प्रतिकूल, इन सब बातों को ठीक ठीक जानकर उसके अनुसार अपनी ऋतुचर्या को चलाता है, उसी मनुष्य के अशित, पीत, लीढ़ तथा खादित आहार से बल, वर्ण आदि की अभिवृद्धि होती है। तो मतलब जैसी ऋतु हो उस हिसाब से अपना खान पान, अपना आहार विहार रखना चाहिए। तो यह है ई खलु संवत्सरम षडंगम ऋतु विभागेन विद्यात् तत्र आदित्यस्य उदगयन अयन आदानं च त्रीन ऋतु शरीरादीन ग्रीष्मतात् व्यवस्येत वर्षादीन पुनर्हेमंतान तान दक्षिणायनम विसर्गच। तो आदान तथा विसर्ग काल के अनुसार 6 ऋतुएं होती हैं, उनका विभाजन किया गया है। इस आयुर्वेद शास्त्र में अथवा इतर ऋतु सात्मक के प्रकरण में ऋतु विभाग के अनुसार संवत्सर संपूर्ण वर्ष जो है को 6 अंगों में विभाजित समझना चाहिए। अर्थात ऋतुएं 6 होती हैं। इनमें से सूर्य का उत्तर की ओर जाने के समय उत्तरायण आदान काल, जिसमें शिशिर, बसंत, ग्रीष्म, जिसमें सूर्य का बल बढ़ता जाएगा। इन 3 ऋतुओं तक समझना चाहिए। वर्षा, शरद, हेमंत, इन 3 ऋतुओं वाला समय दक्षिणायन तथा विसर्ग काल कहा जाता है, जिसमें चंद्रमा का बल बढ़ता है। आगे है विसर्गे पुनर्वायो नातिरुक्षा प्रवान्ति इतरे पुनः आदाने सोमश्च व्याहत बलः शिशिर भाभिविरा पूर्यज जगद आप्यायति सस्वत अतो विसर्ग सौम्य। तो विसर्ग काल में अर्थात दक्षिणायन में वायु अधिक रुच्छ नहीं पता, इसके विपरीत आदान काल में वायु अधिक रुच्छ पता है। विसर्ग काल में चंद्रमा पूर्ण बलवान होता है, वह अपनी शीतल किरणों से संपूर्ण भूमंडल को निरंतर आप्यायित करता रहता है, इसलिए विसर्ग काल सौम्य होता है। फिर आदान काल का वर्णन क्या है? आदानम पुनराग्नेयम ताव एताव अर्क वायु सोमश्च काल स्वभाव मार्ग परिगृहीता काल ऋतु रस दोष देह बल निवृत्ति प्रत्ययभूता समुपदिश्यन्ते। तो पुनः आदान काल को आग्नेय कहा जाता है। वे सुप्रसिद्ध सूर्य, वायु तथा चंद्रमा भी समय की स्वाभाविक गति से अपने मार्ग पर चलते हुए काल, ऋतु, रस, दोष, देह बल की निवृत्ति में कारण होते हैं, ऐसा उपदेश दिया जाएगा। तो जो भी ऋतुएं होती हैं उसके हिसाब से काल वगैरह होता है, उस हिसाब से बल वगैरह होता है, सारी चीज़ें, तो वो सब आगे बताया जाएगा। तो आगे क्या है? तत्र रविर भाभिरादानो जगतः स्नेहम वायस्तीव्र रुक्षाश्च उपशोषयन्तः शिशिर बसंत ग्रीष्मेषु यथाक्रमं रोक्षम उत्पादयन्तो रुक्षान् रसास्तिक्त कषाय कटुकाश्चाभिवर्धयन्तो नृणां दौर्बल्यम आवन्ति। तो इस काल में सूर्य अपनी तीव्र किरणों से संसार के स्नेह भाग को आशोषित करता हुआ और तीव्र तथा रुक्ष वायु उस जलीय अंश को सुखाता हुआ शिशिर, बसंत, ग्रीष्म ऋतुओं में क्रमशः उत्तरोत्तर अधिकाधिक रुक्षता को उत्पन्न करते हुए रुक्षता प्रधान तिक्त कषाय कटु रसों की वृद्धि करता हुआ मनुष्य के शरीर में दुर्बलता का संचार करता है। तो जिस हिसाब के प्रकृति में रस रहेंगे या प्रकृति के हिसाब से पेड़ पौधों में जो भी रस रहेगा उस हिसाब से इंसान का या मनुष्य का बल होगा। तो तिक्त कषाय कटु रस रहेंगे तो उसके लिए रुक्षता भी रहेगी, बल भी कम रहेगा। आगे है वर्षा, शरद, हेमंतेषु तु दक्षिणा अभिमुखे अर्क्य काल मार्ग मेघवात वर्षा विहत प्रतापे शशिने च अभ्यहत बले महेंद्र सलिल प्रशांत संतापे जगति अरुक्षा रसा प्रवर्धन्ते अम्ल लवण मधुरा यथाक्रमं तत्र बलम उपचीयते निर्णाम इति। तो वर्षा, शरद, हेमंत इन ऋतुओं में जब सूर्य दक्षिणामुख अर्थात दक्षिण की ओर बढ़ता है और काल उक्त 3 ऋतुओं से प्रभावित काल मार्ग दक्षिणायन मेघवात और वर्षा कारण जब इस आदान काल का प्रभाव घट जाता है तब चंद्रमा अव्याहत बल पूर्ण शक्ति संपन्न होता है। जब महेंद्र सलिल वर्षा के जल द्वारा भूतलस्थ समस्त प्राणियों का संताप या गर्मी शांत हो जाता है तब रुक्षता रहित अम्ल लवण तथा मधुर रसों की वृद्धि और क्रमशः मनुष्यों की बल की वृद्धि होती है। तो विसर्ग काल में वृद्धि होती है बल की, आगे आगे पढ़ेंगे।
तो इसमें क्या है, आधा बनते च दौर्बल्यम विसर्गा दान योर निर्णाम मध्य मध्य बलम त्वंते श्रेष्ठम अग्रे च निर्देशित। तो विसर्ग काल के आदि में और आदान काल के अंत में मनुष्य में दुर्बलता होती है। विसर्ग काल तथा आदान काल के मध्य में पुरुषों का बल मध्यम स्थिति में रहता है। विसर्ग काल के अंत और तथा आदान काल के आरंभ में पुरुषों के बल के पूर्ण रूप से अभिव्यक्ति होती है। तो ये है, इसका मतलब यह है कि जब विसर्ग काल का शुरुआत होगा तो उसमें बल कम होगा, क्योंकि देखो शिशिर बसंत ग्रीष्म, तो शिशिर बसंत ग्रीष्म क्या हुआ है, आदान काल की अगर मैं बात करूं तो आदान काल का यहाँ पर लिखा है ना, विसर्ग काल का अंत तथा आदान काल के आरंभ में पुरुष के पूर्ण रूप से रहते। तो शिशिर बसंत ग्रीष्म तो शिशिर आदान काल के ऋतु होगी, तो उसमें देखो पूर्ण बल रहेगा। वर्षा शरद हेमंत अगर आप देखेंगे तो विसर्ग काल का हेमंत लास्ट ऋतु रहेगी, तो वहाँ पर दोनों में थोड़ा सा ये चीज़ फर्क है। ये नहीं है कि दोनों का आदि है, एक का आदि एक का अंत के साथ में बल का अलग सिस्टम है, मध्य में दोनों का ही मध्य मध्य रहेगा। अब आगे देखेंगे हेमंत ऋतुचर्या के बारे में देखा है। तो शीते शीत अनिल संस्पर्श स्पर्श संरुद्धो बलिनाम बलि पक्ता भवति हेमंते मात्रा द्रव्य गुरुक्षम। तो इसमें क्या दे रखा है, शीतकाल में शीतल वायु के स्वाभाविक स्पर्श होने से तब बल संपन्न पुरुषों की चिरकाल से रुकावट को प्राप्त जठराग्नि प्रबल हो जाती है, अतएव मात्रा एवं गुरु आहार द्रव्य को भी पचाने में सक्षम हो जाती है। तो हेमंत ऋतु में जो है आपकी अग्नि अच्छी होती है, तो उस वक्त आप मात्रा वाले जो गुरु हैं वो मात्रा में अधिक आहार का भी सेवन कर सकते हैं, और जो स्वभाव से गुरु द्रव्य है उनका भी आप सेवन कर सकते हैं। अब मैंने कर सकते हैं इसलिए वर्ड यूज़ किया है कि कुछ लोगों के उसके बावजूद अग्नि का वर्धन नहीं रहता है, तो उनको उस हिसाब से सोचना पड़ता है। मतलब हर चीज़ को होता है बुद्धि विवेक के हिसाब से निर्णय लेना होता है। तो स यदा निंधनम युक्तम लभते देहजम तदा रसम हीनस्त्यतो वायु शीतः शीते प्रकुप्यति। तो हेमंत ऋतु में वात का प्रकोप रहता है, तो वह बलवान जठराग्नि जब आहार रूपी चित ईंधन को प्राप्त नहीं करती है, तब वह क्षुधित अग्नि शरीर में स्थित रस धातु का विनाश कर देती है, तदंतर वायु का प्रकोप होता है। तो हेमंत ऋतु में अगर आप बहुत रुक्ष आहार बहुत लघु आहार का सेवन करेंगे तो वायु का प्रकोप हो जाएगा, तो ये जो अग्नि होती है धातुओं का भी नाश कर देती है। तो इस हिसाब से देख करके लेना पड़ता है। तो बहुत रुक्ष, जैसे आजकल बहुत सारे लोग खाने लगे हैं, तो बहुत रुक्ष बहुत लघु आहार का हेमंत ऋतु में सेवन नहीं करना है। अब अगला देखेंगे, तस्मात् तुषार समय निस्निग्ध अम्ल लवणान रसान औदकानूप मांसानाम मिद्यानाम उपयोजेत विलेशयानाम मांसानि प्रहसानाम भूतानि च। तो भक्षयेन मदिराम सीधुम मधु चानुपिबेन्नर गोरसान इच्छु विकृतिर्वसाम तैलम नव ओदनम हेमंते अभ्यस तस्य तो उष्णम चायुर्न हीयते। तो हेमंत ऋतु में जो आहार होता है, इसलिए हेमंत ऋतु में स्निग्ध घी तेल वसादि युक्त अम्ल तथा लवण युक्त भौतिक पदार्थों का हिमोदक मतलब उदक जल में होने वाले प्राणियों मछली कछुआ आदि, और अनुपदेश मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा पानी होता है, बोधकन गो अनुपा शारंगधर में पैदा होने वाले शुकर आदि मेंढ्यों के मांसों का सेवन करें। तो अधिक चर्बी वाले पशु पक्षियों के मांस का सेवन करना चाहिए। और बिले से बिल में रहने वाले गोह चूहा आदि तथा प्रसव कोहवाज आदि पशु पक्षियों का मांस, मृत मतलब भुना हुआ कबाब या शूल पक्को मांस का सेवन कर बाद में मदिरा सिद्धू ईख के रस से तैयार हुए शराब तथा मधु का अनुपान करें। हेमंत ऋतु में दूध तथा उससे बनने वाले पदार्थ इच्छु बुकार वसा मतलब चर्बी तैल नए चावलों का भात एवं गर्म जल का सेवन करने वाले पुरुषों की आयु छोड़ नहीं होती। तो ये ऋतु बड़ी अच्छी है, आप बड़े आराम से सब कुछ खा सकते हो, पर अपना हमेशा अग्नि के हिसाब से मात्रा का ख्याल रख करके ही खाना है। फिर हेमंत ऋतु में बिहार कैसा होना चाहिए, तो अभ्यंगोत्सादनम मूर्धिम तैलजंताकम आतपम भजेद भूमिगृहम च उष्णम गर्भगृहम तथा शीतेषु संवृत्तम सेव्यम यानम शयनम आसनम प्रावराजिन कौशिन प्रवीणि कुथकास्त्रितम गुरु उष्णवासा विदग्धंगो गुरुणा सदा शयने प्रमदाम पीनाम विशाल उपचित तनीम आलिंग्याद अगरु दिग्धांगी सुप्याद समद मन्मथ प्रकामम च निषेवित मैथुनम शिशिरागमे। तो हेमंत ऋतु में तेल मालिश करना चाहिए, स्निग्ध पदार्थों से उपटन कराना चाहिए, सिर में तेल लगाना, जंताक विधि से स्वेदन करना, धूप का सेवन करना, भूमि गृह मतलब अंडरग्राउंड में निवास तथा उष्ण गर्भगृह में निवास करें, बीच के कमरे में। शीतकाल में यान शयन कक्ष एवं बैठने का स्थान चारों ओर से घिरा या ढका हुआ होना चाहिए। शय्या आदि का प्रवार ओढ़ने के कंबल रजाई रजिन मतलब व्याघ्र मृग का चर्म कौशे रेशमी वस्त्र प्रवीणी कुतक चित्र रंग बिरंगा कंबल आदि वस्त्र बिछे रहने चाहिए।
भारी तथा गर्म वस्त्रों का धारण करना चाहिए। अगरू का गाढ़ा लेप शरीर पर लगाना चाहिए। बिस्तर सुस्पष्ट अंगों तथा विशाल स्तन वाली अगरू, चंदन आदि से सुगंधित पदार्थों का लेप की हुई यौवन मध्य से उन्मत्त पत्नी का आलिंगन कर काम क्रीड़ा से तृप्त होकर शयन करें। शीतकाल में अथवा शिशिर ऋतु के आने पर यथेष्ट सहवास करना चाहिए। तो हेमंत ऋतु में भी क्वाइटस का मतलब यह है कि सेवन करने के बाद शिशिर ऋतु में भी आप बड़े अच्छे से कर सकते हैं। अब हेमंत ऋतु में क्या नहीं करना चाहिए, तो वर्चेत अन्नपानी वातलानी लघुनी च प्रवातम प्रमितम आहारम उदमंथम हिमागमे। तो हेमंत ऋतु में इस समय लघु तथा वातवर्धक वातवर्धक अन्नपान वगैरह मतलब आहार विहार है। प्रवात मतलब हवा के झोंके के सामने रहना आदि का सेवन, थोड़ा भोजन करना था। उदमंथ मतलब ठंडा जल चीनी मिलाकर घोला हुआ सत्तू का सेवन सर्वथा वर्जित है। तो इसमें लघु आहार नहीं करेंगे, वातवर्धक आहार विहार नहीं करेंगे, थोड़ा भोजन है और पानी में घोल करके सत्तू पीना मना है। अब फिर आगे है शिशिर ऋतुचर्या। तो शिशिर ऋतुचर्या क्या क्या? हेमंत शिशिरो तुल्य शिशिरे अल्प विशेषणम रोक्षम आदानजम शीतम मेघ मारुत वर्षजम तस्मादगम अंतिकम सर्व शिशिरे विधिरिष्यते निवातम उष्णम तो अधिकम शिशिरे गृहम आश्रयेत। तो इसमें क्या है, हेमंत और शिशिर ऋतु का प्रभाव प्राय समान ही रहता है, इसलिए शिशिर ऋतु में हेमंत ऋतु के कुछ आहार विहार में अंतर है। इस काल में आदान कालिक रुक्षता, मेघ, वायु तथा वृष्टि कारण शीत की वृद्धि हो जाती है। फिर भी प्राय हेमंत ऋतु में जिस आहार विहार के सेवन करने का निर्देश किया गया उसी का व्यवहार करना चाहिए। केवल शीतल वायु का जहाँ संबंध न हो, जहाँ उष्णता प्राप्त हो सके, ऐसे घरों में निवास करें। तो आप देख सकते हैं शिशिर ऋतु में और ठंडी बढ़ जाती है, तो उन्हीं सारी चीज़ों को और अच्छे से करने की ज़रूरत होती है। अब आगे है शिशिर ऋतु में निषिद्ध आहार विहार क्या होना चाहिए, तो कटुतिक्त कषायण वातलानी लघुंच वर्जयद अन्नपाने शिशिरे शीतलांचित। तो शिशिर ऋतु में कटु जो होता है चरपरे, सोंठ, काली मिर्च अथवा लाल मिर्ची, पिपली, मिश्र, तिक्त मतलब करेला आदि कसैल वातकारक लघु तथा शीतल शरबत आदि अन्नपानों का प्रयोग न करें। शेष हेमंत ऋतु के अनुसार ही विधि निषेध का ध्यान रखें। फिर हेमंत शिशिर के एक जैसे दिनचर्या हो गए। अब हमारे बसंत जी आए, क्योंकि देखो शिशिर बसंत ग्रीष्म, तो फिर सीक्वेंस से देखेंगे तो इस तरह। तो बस और हेमंत का पहले इसलिए वर्णन कर दिया कि हेमंत और शिशिर एक जैसा है। फिर बसंते निश्चितः श्लेष्मा दिन कृदः हृदित कायाग्निम बाधते रोगास्ततः प्रकुरते बहुन तस्मात् बसंते कर्माणि वमनादीनि कार्यत। तो बसंत ऋतुचर्या में रेजिमेन ऑफ स्प्रिंग सीजन में क्या है कि हेमंत तथा शिशिर ऋतु में इकट्ठा हुआ कफ बसंत काल में पहले की अपेक्षा कुछ गर्मी के आने पर सूर्य की गर्म किरणों से पिघल करके स्रोतों द्वारा शरीर में फैल करके कायाग्नि या जठराग्नि को दूषित कर देता है। तदंतर वह पाचन आदि कार्यों में असमर्थ अग्नि विविध प्रकार के रोगों को पैदा करती है। इस कफ को निकालने के लिए बसंत ऋतु में पवन आदि पंचकर्मों करना चाहिए। क्योंकि क्या हुआ कि अगर आपकी अग्नि बहुत अच्छी नहीं थी, आपने ख्याल नहीं रखा, तो आप बहुत ज़्यादा मात्रा से अधिक आहार और बहुत ज़्यादा गुरु पदार्थों का सेवन कर लेंगे, तो उससे क्या होगा कि सारी चीज़ें गुरु हैं, मात्रा से अधिक है, तो सब कफ का प्रकोप कराएंगे। अब कफ अभी जमा हुआ था, बसंत की गर्मी पाएगा तो थोड़ी सी गर्मी से पिघलेगा बाहर निकलेगा, तो फिर कफज विकार वगैरह सारी चीज़ें होंगी। तो उस वक्त अगर वमन करा लिया जाता है तो बहुत फायदा होता है। फिर बसंत ऋतु में निषिद्ध आहार विहार क्या है, गुरु अम्ल स्निग्ध मधुरम दिवा स्वप्नम च वर्जित। तो बसंत ऋतु में गुरु चीज़ें नहीं खानी चाहिए, देर में पचने वाले। अम्ल रस प्रधान चीज़ें नहीं खाना चाहिए। अम्ल स्निग्ध घी तेल वसा आदि से युक्त अथवा निर्मित भोज्य पदार्थ पूड़ी पकौड़े ये सब सारी चीज़ें नहीं खाना चाहिए। मधुर तथा मधुर पदार्थों से और दिवा स्वप्न मतलब दिन में सोना वर्जित होता है। तो बसंत ऋतु का ये है। फिर सेवनी आहार विहार क्या है, क्या करना चाहिए, तो देखे व्यायाम ऊर्ध्वतनम धूम कवल ग्रहम अंजनम सुखामनम शौचविदम शीले तो कुसुमागमे चंदन अगुरु दिग्धांगो यौधूम भोजन शारभम शासमैडयम मांस लाव कपिंजलम भच्छेद निर्गदम सीधु पिबेन माध्विकम एवा बसंते अनुभवेत स्त्रीणाम काननाम च यौनम। तो बसंत ऋतु में व्यायाम खूब करना चाहिए, कसरत करना चाहिए, उपटन है, धूमपान है, कवल धारण है, अंजन लगाना, गुनगुने जल से नहाना चाहिए, स्नान करना चाहिए, इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। चंदन अगरू आदि सुगंधित पदार्थों का लेप करना चाहिए। पुराने जौ, गेहूँ, शरब, खरगोश, एंड, लावा तथा सफ़ेद तितर के मांसों का सेवन करें। निर्गत मतलब उत्तम कोटि के शराब, सिधुई के रस की शराब अथवा मादक महुआ के रस से बनी शराब का सेवन करें। और बसंत ऋतु में पुष्पित पल्लवित बने उद्यानों तथा स्त्रियों के यौन सुख का आनंद लें। तो आपने देखा शिशिर और बसंत ऋतु में भी सेवन कर सकते हैं, हेमंत ऋतु में तो था ही सेवन करने को। तो अब देखेंगे शिशिर बसंत ग्रीष्म आ गया। तो मयूखैर जगतः स्नेहम ग्रीष्मे पेयते रवि
पेपीयतेरभि स्वादु शीतम द्रवम स्निग्धम अन्नपानम तदाहितम शीतम स शर्करम मंथम जांगलान मृगपक्षिण घृतम पय साल्यमन्नम भजनम ग्रीष्म न सीदति। तो ग्रीष्म ऋतु की चर्या में ग्रीष्म ऋतु में सूर्य अपनी किरणों से संसार के द्रव्यों तथा प्राणियों के जलीय सार भाग का अत्यधिक पान या शोषण करता रहता है। अतः इस ऋतु में स्वादु मतलब मधुर रस प्रदान द्रव्य, शीतल द्रव्य, शरबत, पानक, मंथ आदि तरल पदार्थ और स्निग्ध घृत तैल आदि से बने हुए अन्नपानों का सेवन हितकर होता है। तो शीतल चीनी मिला हुआ तब पानी में घुला हुआ सत्तू, जांगल देश में होने वाले मृग तथा पक्षियों के मांस रस, घी, दूध और साली चावलों के भात का सेवन करने वाला पुरुष इस ऋतु में ऋतु संबंधी विकारों से पीड़ित नहीं होता है। तो यहाँ पर देखो घी, दूध वगैरह ये सब सारी चीज़ें सेवन की जा सकती हैं ग्रीष्म ऋतु की दिनचर्या में, ये चीज़ें हैं। फिर आगे निषिद्ध आहार विहार क्या है उसमें, तो मध्यम अल्पम न वा पेयम अथवा सुभौदकम लवण अम्ल कटु उष्णानि व्यायाम चात्र वर्जित। तो ग्रीष्म काल में प्रतिदिन मद्य पीने के अभ्यासी पुरुष को चाहिए कि अल्प मात्रा में मद्यपान करे या संभव हो तो न पिए अथवा थोड़े से मद्य में पर्याप्त पानी मिलाकर पिए। इस ऋतु में लवण अम्ल कटु रस प्रधानतर गर्म पदार्थों का सेवन और विशेष व्यायाम न करे। तो बहुत चीज़ें जो उष्ण होती हैं, अंदर से तासीर गर्म होती है, बहुत ज़्यादा खट्टी हैं, कड़वी चीज़ें हैं, ये सब सारी चीज़ें जो है बहुत सॉल्टी वगैरह चीज़ों को नहीं लेना चाहिए और अल्कोहल को कोशिश करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। बट उसके बावजूद भी नहीं अगर हो रहा है तो अल्कोहल के केस में उसमें बहुत ज़्यादा पानी डाल करके लेना चाहिए और विशेष व्यायाम नहीं करना चाहिए। इसमें आप हल्की फुल्की एक्सरसाइज जो जैसे एंटी रोमेटिक ग्रुप के योगा वगैरह हैं वो सब सारी चीज़ें कर सकते हैं। ग्रीष्म ऋतु में कभी भी विगरस एक्सरसाइज नहीं की जाती है इस तरीके से, जैसे जिमिंग वगैरह वाले सारी चीज़ें नहीं कर सकते हैं। आप प्राणायाम कर सकते हैं, योगासन जो हल्के फुल्के हैं वो वाले सारे कर सकते हैं। अब ग्रीष्म ऋतु में विहार कैसा होना चाहिए, दिवा शीतगृह निद्राम निशि चंद्रासु शीतले भजेज चंदन दिग्धांग प्रभाते हेयर मस्तके व्यंजने पाड़ी संस्पर्श चंदन उदक शीतले सेव्यमानो भजेदास्य मुक्तामणि विभूषित कान्नांच शीतानि जलानि कुसुमानि च ग्रीष्मकाले निषेवेत मैथुनाद बिरतो नर। तो ग्रीष्म ऋतु में बिहार में ग्रीष्म ऋतु में दिन में शीतलगृह में और रात में चंद्रमा की किरणों से शीतल तथा प्रभात खुली हवा जहाँ सुलभ हो ऐसे मकान की छत पर चंदन आदि सुगंधित पदार्थों का शरीर पर लेप करके शयन करें। तो ग्रीष्म ऋतु में दिन में सो सकते हैं। मुक्तामणि आदि आभूषणों से अलंकृत होकर चंदन के घोल से सुशीतल ताड़ के पंखे की हाथ के स्पर्श से प्राप्त वायु का सेवन करता हुआ चौकी या आराम कुर्सी पर सुखपूर्वक बैठें। ग्रीष्म काल में मैथुन का पूर्ण त्याग करके शीतल वनों, जलों तथा फलों का सेवन करें, अर्थात वन और बगीचे की छाया से सुशीतल जलों तथा फूलों के बीच बैठकर भीषण दोपहर की गर्मी से अपनी रक्षा करें। अब शिशिर बसंत ग्रीष्म के बाद कौन सा आ गया, वर्षा। तो वर्षा ऋतु में के आदान दुर्बले देह पक्ता भवति दुर्बला स वर्षास्व नीलादीनानां दूषणैर्बाध्यते पुनः भूवाष्प मेघ निस्यन्दात् पाकाद अम्लजलस्य च वर्षा तु अग्निबले क्षीणे कुप्यन्ति पवनादयः तस्मात् साधारणः सर्वो विधि वर्षासु सस्यते। तो वर्षा ऋतुचर्या में आदान काल में स्नेह तथा रस के आचूषित हो जाने के कारण शरीर में स्थित जठराग्नि भी दुर्बल हो जाती है। वह दुर्बल जठराग्नि वर्षा काल में वात आदि के दोष से और भी दूषित हो जाती है। वर्षा ऋतु में ग्रीष्म ऋतु में तपी हुई भूमि पर वर्षा का जल पड़ने से जो वाष्प निकलती है उसके कारण लगातार वर्षा होने से, जल के अम्ल विपाकशील होने से और जठराग्नि के मंद पड़ जाने से वात आदि दोष कुपित हो जाते हैं। इसलिए वर्षा ऋतु में सभी साधारण विधियां जिसमें वात पित्त कफ का शमन हो सके और अग्नि प्रदीप्त हो सके ऐसी क्रियाएं प्रशंसनीय मानी जाती हैं। फिर इसमें क्या है, निषिद्ध आहार विहार। तो उसमें मतलब इस तरीके से कि ये देखो बाहर में जल अम्ल विपाकी है, उसी तरीके से चीज़ें प्रकृति में जो भी बनेंगी वो भी हैं, मतलब उगेंगी। तो उस हिसाब से आहार विहार का बहुत ख्याल रखना चाहिए। तो यहाँ पर होता है साधारण क्रियाएँ अच्छी मानी जाती हैं। तो इसमें है उदमंथम दिवा स्वप्नम वसाम नदी जलम व्यायाम आत्मम च व्यावाय चात्र वर्जय। तो निषिद्ध आहार विहार, वर्षा ऋतु में जल में घोले हुए सत्तू, दिन में सोना अवश्य, उसका सेवन, रात्रि में छत के ऊपर सोना, नदियों का जल, व्यायाम, धूप का सेवन तथा स्त्री सहवास का सर्वथा परित्याग कर दें। अब चूंकि वर्षा ऋतु में सबसे कम बल रहता है इसलिए व्यायाम वगैरह भी करने के लिए उन्होंने मना किया है। तो ये सब सारी चीज़ें और सत्तू वत्तू सब खाने के लिए मना किया है। ग्रीष्म ऋतु में आप दिन में सो रहे थे, वर्षा ऋतु में नहीं सोना है। आगे क्या है, पान भोजन संस्कारान प्राय क्षुद्रान्वितान भजेत व्यक्त अम्ल लवण स्नेहम वात वर्षा कुले अनि विशेष शीते भोक्तव्यम वर्षा सु अनिल शांतये। तो इसमें है
अग्नि संरक्षणवता योगोधूम शालेय पुराणा जांगलर मांसभोज्य यूसश्च संस्कृत्य पिबेत चौद्रान्वितं चाल्पं माध्विकम् अरिष्टकम् अम्बुवा महेन्द्र सप्तशीतं वाकोपम सारसमेव वा प्रघर्षरो उद्वर्तन स्नान गंध माल्य परो भवेत लघु शुद्ध अंबर स्थानम भजेद क्लेदि वार्षिकम। तो इस ऋतु में खाने पीने के सभी पदार्थों के साथ यथोचित रूप में शहद का उपयोग अवश्य करें। जिस दिन हवा पानी के कारण अधिक शीत का अनुभव होता है उस दिन शरीरस्थ वायु भी प्रकपित हो सकता है, अतः उस प्रकपित वायु की शांति के लिए विशेषतः खट्टे नमकीन तथा स्निग्ध पदार्थों का भोजन उपयोग करें। वर्षा ऋतु में पाचकाग्नि की रक्षा करने के इच्छुक व्यक्ति का कर्तव्य है पुराने जौ गेहूँ तथा शाली चावलों को जांगल देशमुख पुष्पक्षियों के संस्कृत मांसों तथा संस्कृत यूसों के साथ सेवन करें। वर्षा ऋतु में मधु मिलाकर थोड़ी महुआ की शराब अरिष्ट अथवा जल का पान करना चाहिए, अथवा महेंद्र जल गर्म करके ठंडा किया हुआ जल या कूप जल या सरोवर के जल आदि का पीने के लिए उपयोग करना चाहिए। प्रघर्षण मतलब स्नान के लिए छोटे तौलिए मोटे तौलिए जो होते हैं शरीर को मलना, स्निग्ध औषध चूर्णों को शरीर पर मलना आदि, उपटन स्नान, सुगंधित पदार्थों का अनुलेपन, सुवासित माला धारण में हल्के साफ वस्त्रों को धारण करें और ऐसे स्थान पर निवास करें जहाँ क्लेद न हो, क्योंकि इन्वायरमेंट में भी क्लेद है और आप भी उस जगह रहेंगे तो प्रॉब्लम आएगी। अब शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत, तो शिशिर बसंत ग्रीष्म वर्षा शरद, तो वर्षा के बाद शरद ऋतु आए। तो वर्षा शीतोचिता अंगानाम सहवासर कर रश्मि भी तप्तानाम आचितम पित्तम प्राय शरद को पित्ते। तो वर्षा ऋतु में जब शरीर शीत के अभ्यस्त हो जाते हैं उसके बाद ही सहसा शरद ऋतु में सूर्य की किरणों द्वारा तपे हुए प्राणियों शरीर में वर्षा काल में संचित हुआ पित्त शरद ऋतु में प्रकपित हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर अम्ल विपाकी था, जल था, औषधियाँ थी, खाद्य थे, आहार विहार थे, तो उनसे क्या हुआ कि पित्त प्रकोपित हुआ था। पित्त मतलब संचय हुआ था, फिर यहाँ पर जब गर्मी पाएगा शरद ऋतु में तो उससे प्रकोप हो जाएगा। तो पहले संचय होता है एक्चुअली वहाँ पर। तो शरद ऋतु में आहार विहार कैसा प्रशस्त होगा? तत्र अन्नपानम मधुरम लघु शीतम सतिक्तकम पित्त प्रशमनम सेव्यम मात्रया सुप्रकांक्षते लावान कपिंजलान एण अनुरभ्र भाषान भ्राक्षासत छशान शालीन सवयो गोधूमान सेव्या नाहुर घनाते तिक्त से सर्पिसह पानम वीरेको रक्तमोक्षणम धारा धारात्रे कार्यम। तो इसमें क्या होता है, शरद ऋतु में मधुर लघु शीतल तिक्त रस प्रसान करेला आदि तथा जिससे प्रकृति पित्त का शमन हो ऐसे अन्नपान का भली बात भूख लगने पर उचित मात्रा में सेवन करना चाहिए। वो जैसे पित्त का शमन कौन करता है, मधुर तिक्त कषाय, तो उस तरह की चीज़ों का सेवन करेंगे। वर्षा ऋतु की समाप्ति हो जाने पर अर्थात जब वर्षाकाली घन बादलों का अत्य विनाश हो जाए, शरद ऋतु के आने पर लवा, सफ़ेद गोरा या एंड जाति के अमृत, उरभ्र, सरप तथा खरगोश इनके मांसों के एवं शाली चावल जो गेहूँ का सेवन करें। धारा धारात्रे मतलब होता है वर्षा के अंत में तिक्त द्रव्यों द्वारा सिद्ध किए हुए तिक्त वह महातिक्त घृत का पान विरेचन तथा रक्तमोक्षण कराना हितकर होता है। तो पित्त की चिकित्सा ही विरेचन होती है, रक्तमोक्षण होती है, तिक्त घृत महातिक्त घृत इस तरह के घृतों का पान कराना। तो नॉर्मली विरेचन उरेचन जब हम कराते हैं, चाहे बमन कराएं चाहे विरेचन कराएं, उन दोनों में आप देखते हो पहले दीपन पाचन लोमन औषधियाँ दी जाती हैं, फिर उसके बाद प्रॉपर घृत का पान कराया जाता है अग्नियों का, और एक सिक्वेंस होता है, मतलब उसको धीरे धीरे करके घृत का अमाउंट बढ़ाते हैं और जैसे डिसीज होती है उस हिसाब से बढ़ाते हैं, फिर उसके बाद बमन और विरेचन कराते हैं। तो जैसे बसंत ऋतु में आपको बमन कराना था, शरद ऋतु में विरेचन कराना था, और जिस तरह की व्याधि होती है, जिस तरह की तकलीफ होती है उस तरीके से घृत का सेवन कराया जाता है। उस तरह के औषधियों से सिद्ध घृत होते हैं, तो इसीलिए तरह का घृत का यहाँ पर तिक्त घृत और महातिक्त घृत का रेफरेंस आया है। तो आगे आतपस्य चवर्जनम वसाम तैलम अवश्याय मोदकम आनुपमम आमिषम क्षारम दग्धि दिवा स्वप्न प्रागवातम चात्र वर्जित। तो निषिद्ध आहार विहार क्या है शरद ऋतु में? तो शरद ऋतु में धूप का सेवन, वसा, तैल, ओस, ओदक, आनूप के पशु-पक्षियों के मांस, क्षार, दही, दिन में सोया, प्रागवात पूर्व से बहने वाली हवा का सेवन त्याग देना चाहिए। हंसोदक का परिचय क्या है? अब इस टाइम जो पानी होता है, वाटर होता है, उसके लिए बहुत बढ़िया टर्मिनोलॉजी यूज है, दैट इज हंसोदक। तो दिवासुरांशु सप्तप्तम निशि चंद्रासु शीतलम कालेन पक्वम निर्दोषम अगस्तेन अभिषेकृतम हंसोदकम इति ख्यातम शारदम विमलम शुचि स्नानपान आवगाहेसु सस्यते तद्यथा अमृतम। तो दिन में सूर्य की किरणों से तपा हुआ, रात्रि में चंद्रमा की किरणों से शीतल, समय के परिपाक से सुपक्व अतएव निर्दोष जल, और अगस्त के उदय होने के कारण जो विषरहित हो गया उसे हंसोदक कहते हैं। शरद ऋतु का यह जल निर्मल अति पवित्र होता है। इसका प्रयोग नहाने, पीने, अवगाहन करने के लिए अमृत के समान होता है। तो चाहे नहाइए, चाहे पीजिए, चाहे उसमें अवगाहन करिए, हर चीज़ के लिए बहुत अच्छा होता है।
अगला है शारदांच माल्यानि वांसांच बिमलानि च शरदकाले प्रशस्यन्ते प्रदोषे चिंदूरस्मय। तो शरद ऋतु में उत्पन्न वाली फूलों की मालाएं तथा निर्मल वस्त्रों को धारण करना इस ऋतु में उत्तम होता है, और रात्रि के प्रथम प्रहर में चंद्रमा की किरणों का सेवन करना स्वास्थ्यकर होता है। तो चंद्रमा की किरणों का शरद ऋतु में सेवन किया जाता है, वो भी रात्रि के प्रथम प्रहर में। आगे से चैप्टर में ओक सात्म्य के बारे में वर्णन दिया है। ऋतुक्तम ऋतु सात्म्य में चेष्ट आहार व्यय पाश्रम उपसेते यदोचित्य उदक आदोकः सात्म्यम तदुच्यते। तो इस प्रकार अग्निवेश ने आहार तथा विहार से संबंधित ऋतु सात्म्य का वर्णन कर दिया। इसके पश्चात अभोग सात्म्य का उपदेश किया जाएगा, जिसके अनुसार आहार विहार का सतत सेवन करने से उपसय अर्थात सुख की प्राप्ति होती है। तो आगे क्या है, देशानाम आमयानाम च विपरीत गुणम गुणः सात्म्यात् इच्छन्ति सात्म्याज्ञश्चेष्टितम चाद्यमेव च। तो देश एवं रोगों के गुणों के विरुद्ध गुण वाले और विपरीत अर्थ को करने वाले समस्त चेष्टित विहार और आद्य मतलब आहार आदि उन के लिए सात्म्य की परिभाषा को समझने वाले विद्वान वैद्य सात्म्य समझते हैं। तो इसमें आगे दे रखा है ऋतु सात्म्य होता है, उक सात्म्य होता है, देश सात्म्य होता है, रोग सात्म्य होता है। अलग अलग तरह की चीज़ों मतलब जैसा जो है उसके विपरीत का वो उसको सात्म्य हो जाता है। फिर क्या है, ऋतावृतो निर्भि सेव्यम असेव्यम यच्च किंचन तस्या सितीय निर्दिष्टम हेतुम अत साम्य सात्म्य मेवच। इसमें है जो जिस ऋतु में मनुष्य द्वारा सेवन के योग्य है और जो सेवन करने के अयोग्य अर्थात प्रति ऋतु में जो आहार विहार पथ्य हैं वो अथवा अपथ्य हैं उनका यहाँ सकारण निर्देश किया गया और अंत में सात्म्य का वर्णन कर दिया गया है। तत्र श्लोक फिर क्या है, इति अग्निवेश कृते तंत्रे चरक प्रतिसंस्कृत सूत्र स्थाने स्वस्थ पृच्छ चतुष्के तस्यासिति नाम षष्ठों अध्याय। इस प्रकार से 6th चैप्टर कंप्लीट हुआ। थैंक यू।